Hello everyone, welcome to my channel Humanities Made Easy. My name is काजल दहिया एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर टॉप 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि 101% आपको एग्जाम में आने वाले हैं। एंड यही जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी लिए हैं, ठीक है। सो इनमें से टॉपिक्स आने के आपको हाईली चांसेस हैं। सो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो इन दैट केस आपका ये जो चैप्टर है आप इसको कवर कर लोगे, आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं सोवियत यूनियन से। सोवियत यूनियन क्या था अगर आपको पता हो। सोवियत यूनियन क्या था, एक बिग कंट्री थी जो कि 15 स्मॉलर कंट्रीज से मिलकर बनी थी, सच एज रशिया, यूक्रेन एंड अदर्स, राइट। अगर आपने कोल्ड वॉर वाला चैप्टर पढ़ा था तो आपको याद होगा कि वहां पर वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद दो मेन सुपर पावर्स बनी थी, दैट वाज यूएसएसआर, जिसकी यूएसएसआर एंड यूएसए, राइट, दो सुपर पावर बनी थी। एंड उनके बीच में क्या चलता रहता था, वेपन्स को लेकर उनके बीच में डिबेट चलती रहती थी। पहले एक न्यूक्लियर वेपन्स बनाती थी तो अपनी पावर को शो ऑफ करने के लिए दूसरी भी फिर न्यूक्लियर वेपन्स बनाती थी, और बहुत सारे तरीके से मतलब अपनी पावर को शो ऑफ करने का वो ट्राई करते रहते थे, राइट। एंड ये जो चीज थी वो हमारी 1945 से लेकर 1991 तक रेगुलरली चली थी, राइट। So now what you have to do, you guys have to comment in the comment section that USSR की full form क्या है, आपने मुझे बतानी है। दिस थिंग यू हैव टू कॉमेंट मी इन द कॉमेंट सेक्शन, लेट्स सी किसको कितना आता है पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग ओवर हेयर, सबसे पहले देखते हैं सोवियत यूनियन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी। सबसे पहली चीज, जो सोवियत यूनियन था वो क्या था, एक सुपर पावर बनी थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फाइन। द सोवियत इकोनॉमी वॉज देन मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द यूएस। जो सोवियत यूनियन जो थी वो क्या थी, सबसे ज्यादा पावरफुल थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे पावरफुल कंट्री मानी जाती थी, सिवाय किसके, यूएस की। क्योंकि उस टाइम क्या था, जो हमारी सोवियत यूनियन थी उसको सेकेंड सुपर पावर की तरह देख रहे थे, ठीक है। फर्स्ट पर कौन था, यूएस। इट हैड अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन एंड स्टील एंड मशीनरी प्रोडक्शन। अभी इसमें क्या था कि जो हमारी सोवियत यूनियन थी, जो मतलब कि 15 स्मॉलर कंट्री से मिलकर बनी थी, तो उन सभी के पास क्या थे, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था। मतलब वो उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम था ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। उनके पास एनर्जी रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे, सच एज ऑयल, आयरन एंड स्टील। वहां पर इवन आज भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज उधर हैं, ठीक है। एंड वहां पर मेन जो चीज होती है उधर रॉ मटेरियल ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद मशीनरी प्रोडक्शन उनका अच्छा था। एंड इवन मोर देन दैट देयर वाज अ ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो कि जिसके पास इतनी एफिशिएंसी थी कि वो अपने रिमोटेस्ट एरियाज क्या होते हैं, दूर दूर तक एरियाज, मतलब गांव आप बोल सकते हो, रूरल एरियाज, वहां पर भी वो लोग क्या कर सकते थे, उनका एक्सेस वो ले सकते थे ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर था उनका, वो उनके रिमोटेस्ट एरियाज को भी एफिशिएंसी के साथ कनेक्ट करके रखता था। फाइन। इट हैड अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री, ये चीज आपने याद रखनी है, जो कि प्रोड्यूस करती थी एवरीथिंग फ्रॉम पिंस टू कार, ठीक है। जो डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी उनकी, वो हर एक चीज को खुद से प्रोड्यूस करती थी। दैट मीन्स सोवियत यूनियन में हर एक चीज जो है वो खुद से प्रोड्यूस करी जाती थी। जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर हमें कोई मोबाइल फोन बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसकी माइक्रोचिप हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर मोबाइल फोन या फिर उस डिवाइस की जो बॉडी है वो हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। बट इन दैट केस सोवियत यूनियन, यूएसएसआर के केस में वो लोग क्या कर रहे थे, उनकी जो डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी ना वो क्या कर रही थी, हर एक चीज को खुद से बना रही थी। पिन से लेके, छोटी सी पिन से लेके कार्स तक वो हर चीज खुद मैन्युफैक्चर करती थी। बट उसकी एक छोटी सी डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो ये थी कि उसकी जो क्वालिटी थी ना उस मटेरियल की या फिर उन चीजों की जो क्वालिटी थी, वो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्री से मैच नहीं कर पाती थी। नाउ अभी वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्री कौन सी थी, जो वेस्ट साइड की कंट्री थी, जो यूएसए के साथ थी, ठीक है, उन कंट्रीज की यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद द सोवियत यूनियन एंश्योर्ड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन्स, और जो सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर था, वो सभी के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंश्योर करता था। दैट मीन्स जो गवर्नमेंट थी वो सभी लोगों को बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड कराती थी, सच एज हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स। उनको वो कैसे करती थी, सब्सिडी देती थी उनको वो, ठीक है, हर एक चीज के ऊपर सब्सिडी सब्सिडी वो दिया करती थी। फाइन। एंड देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट, उस पर्टिकुलर स्टेट में, उस पर्टिकुलर कंट्री में कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी। क्यों नहीं थी, बिकॉज सारे के सारे जो सेक्टर्स थे उनको कौन कंट्रोल कर रहा था, स्टेट मीन्स गवर्नमेंट उनको कंट्रोल कर रही थी, राइट।
स्टेट ओनरशिप वॉज डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप, एंड वहां पर क्या चलता था, जो हमारी स्टेट ओनरशिप थी, मतलब कि गवर्नमेंट क्या करती थी, सारी की सारी चीजों को कंट्रोल कर रही थी। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन प्रेजेंट ओवर हियर। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, सो दैट इन फ्यूचर मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ सकूं, एंड एट द सेम टाइम मैं और भी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ विद इजीएस्ट एक्सप्लेनेशंस एंड नोट्स। फाइन। सो अभी इसके बाद स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन जो कि है डिसइंटीग्रेशन से। डिसइंटीग्रेशन क्या होता है? खंडित हो जाना, या फिर किसी भी मतलब कोई चीज टूट जाती है, ठीक है। सो एक्सप्लेन एनी फोर रीजंस हमने बताने हैं फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, कि हमारी जो यूएसएसआर मतलब कि सोवियत यूनियन था, वो फिर डिसइंटीग्रेट कैसे हो गया था, मतलब टूटा क्यों, उसके रीजंस क्या थे। अभी देखो, हमारा जो सोवियत यूनियन है, जो हमारे यूएसएसआर है, वो कब बनता है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अभी इसके बाद ये डिसइंटीग्रेट कब हो गया? 1991 में ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज उसके अपने कई रीजंस थे, ठीक है, अभी हम वो डिस्कस करने वाले हैं। So let's see from the very first point. See, the internal weakness of Soviet political and economic institution, which failed to meet the aspirations of people, were responsible for the collapse of this system. देखिए, जो internal weaknesses थी ना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में, मतलब कि पॉलिटिकली अगर देखा जाए, अगर इकोनॉमी देखा जाए, तो वो क्या थी, वो लोगों की एस्पिरेशंस, मतलब कि लोगों के डिजायर्स को वो फुलफिल नहीं कर पा रही थी, ठीक है। मतलब जितनी लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, वो उन एक्सपेक्टेशंस को नहीं पूरी कर पाई, फुलफिल नहीं कर पाई। एंड यही जो चीज थी, वो आगे जाकर क्या बनी, उस पर्टिकुलर कोलैप्स का रीजन बनी, रिस्पॉन्सिबल थी वो किसके लिए, उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, दैट मीन सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सोवियत सिस्टम वाज वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन। ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन क्या था भाई, उधर तानाशाही चलने लगी, ठीक है, वन पार्टी सिस्टम था, तो वहां पर जो गवर्नमेंट थी, वो ज्यादा मतलब कि सिटीजन्स की बात नहीं सुनती थी, ठीक है, उनको ज्यादा प्रायोरिटाइज नहीं करती थी। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से क्या हुआ, सिटीजन्स वर नॉट हैप्पी विद दिस सिस्टम, और इसकी ही वजह से सिटीजन्स हैप्पी नहीं थे सोवियत यूनियन की, जो मतलब कि पॉलिटिकल टर्म्स में हम बोल सकते हैं, जैसे जो गवर्नमेंट है वो उनको रूल कर रही थी, वो लोगों को पसंद नहीं आया। उसके बाद द सोवियत इकोनॉमी यूज मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग अ न्यूक्लियर एंड मिलिट्री अरेसनल। देखिए, अभी एक चीज और है, आपको पता है, जब कोल्ड वॉर चल रही थी, 1991 तक कोल्ड वॉर चलती है हमारी, तो क्या था, यूएसए और यूएसएसआर दोनों अपनी पावर को प्रूव करने में लगे हुए थे। सच एज आज अगर यूएसए ने न्यूक्लियर वेपन बनाए, आज यूएसए ने नए वेपन्स का मतलब कि इनोवेशन करा, ठीक है, इन्वेंट करा उनको, तो क्या करेगा यूएसएसआर, नेक्स्ट डे उनसे भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, उनसे भी ज्यादा हार्मफुल वेपन वो बनाएगा, ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे, अपने रिसोर्सेज को न्यूक्लियर और मिलिट्री को मेंटेन करने में लगे हुए थे, न्यूक्लियर वेपन बनाए जा रहे थे, मिलिट्री को मेंटेन कर रहे थे, ठीक है, बेसिकली डिफेंस सिस्टम वो अपना पावरफुल बना रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से सारा का सारा जो पैसा था वो उन्होंने उसमें लगा दिया। उसी के साथ साथ द डेवलपमेंट ऑफ इट्स सैटेलाइट स्टेट्स इन ईस्टर्न यूरोप, और उनकी जो सैटेलाइट स्टेट्स थी ईस्टर्न यूरोप की तरफ, वो उनको भी क्या कर रहे थे, डेवलप करना चाह रहे थे। सारा का सारा पैसा एक तो न्यूक्लियर वेपन में डाल रहे थे, मिलिट्री में डाल रहे थे, और साथ के साथ सैटेलाइट स्टेट के डेवलपमेंट में डाल रहे थे। ये चीजें आपने मेंशन करनी है। द सोवियत यूनियन लैग बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, और जो सोवियत यूनियन था वो क्या था, जो हमारी वेस्ट की जितनी भी कंट्रीज थी, उनसे टेक्नोलॉजी में भी पीछे था और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पीछे था। वेस्टर्न कंट्रीज कौन सी, जो कि हमारी नॉर्थ की तरफ हैं, जो, ठीक है, वेस्ट कंट्रीज सच एज यूएसए, राइट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, मेक्सिको, ठीक है, उन स्टेट्स की तरफ क्या था, मतलब कि उन स्टेट से वो पीछे रह जा रहा था, ठीक है। सो दीज वर द मेन रीजंस कि क्यों हमारा जो यूएसएसआर है वो डिसइंटीग्रेट होता है। आई होप दैट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले, सो अब एक नया चेहरा आता है, गोर्बाचेव, जिसने क्या करा, जिसके आने से ही माना जाता है, आज भी इवन जो लोग हैं वो गोर्बाचेव को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी कि ये चीज क्यों थी, मतलब पर्टिकुलरली उनको ही क्यों रिस्पॉन्सिबल बोला गया, एंड गोर्बाचेव थे कौन, ठीक है। सो उनका फुल नेम था माइकेल गोर्बाचेव, ठीक है। दैट बिकेम द लीडर ऑफ सोवियत यूनियन इन 1985। 1985 में माइकेल गोर्बाचेव क्या बनते हैं, लीडर बनते हैं सोवियत यूनियन के। एंड ही रियलाइज दैट सोवियत सिस्टम वाज फेसिंग सीरियस प्रॉब्लम्स लाइक इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, पॉलिटिकल करप्शन एंड लैक ऑफ फ्रीडम। और वो क्या फील करते हैं कि भाई जो सोवियत यूनियन है ना, वो इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, और मतलब ना ही उनके पास ज्यादा फ्रीडम है, तो वो पीछे रह जा रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन क्या होता है कि भाई उनकी जो इकोनॉमी है वो डाउन जा रही थी, पॉलिटिकली करप्शन ज्यादा आ रहा था, मतलब कंट्री में बहुत करप्शन था, एंड एट द सेम टाइम लोगों के पास फ्रीडम नहीं थी, देयर वाज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। टू सेव द यूएसएसआर फ्रॉम कोलैप्स, मतलब कि यूएसएसआर को खंडित होने से, टूटने से बचाने के लिए,
ही इंट्रोड्यूस्ड अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स क्या होते हैं? चेंजेस, ठीक है, टू मॉडर्नाइज एंड लिबरलाइज द सिस्टम। मॉडर्नाइज मतलब मॉडर्न बनाना, एंड लिबरलाइज होता है फ्रीडम देना, ठीक है। इस पर्टिकुलर सिस्टम को फ्रीडम देने के लिए उन्होंने क्या करा, वो रिफॉर्म्स लेके आते हैं, बट एज अ रिजल्ट वो बोलते हैं ना, काम उल्टा पड़ जाना है। उन्होंने चाहा तो अच्छा, ठीक है, उन्होंने यूएसएसआर को रिफॉर्म, यूएसएसआर में रिफॉर्म लेके आने का वो ट्राई कर रहे थे, बट एट द एंड ऑफ द डे वो कुछ और ही सिस्टम बन जाता है उनका, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि वो क्या क्या उन्होंने करा। सबसे पहले ना आपने ये 4 पॉइंट्स बना के आने हैं, एंड फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है, आपके लिए इतना सफिशियंट रहेगा। आपको चाहे इसमें से अभी किसी भी मतलब कितने ही मार्क्स का क्वेश्चन आए, दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर यू, फाइन। नाउ ग्लासनोस्ट, जिसका मतलब था ओपननेस, तो वो क्या चाहते थे कि यूएसएसआर में, ठीक है, यूएसएसआर सोवियत यूनियन के जो लोग थे उनको फ्रीडम मिले, ठीक है। दिस पॉलिसी अलाउड पीपल टू स्पीक ओपनली, क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड एक्सेस मोर इंफॉर्मेशन। इस पर्टिकुलर पॉलिसी ने अलाउ करा कि लोग ओपनली बोल सकते हैं। गवर्नमेंट की अगर उनको कोई पॉलिसी पसंद नहीं आती, कोई लॉ पसंद नहीं आता, तो ओपनली वो उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वो उसको गलत बोल सकते हैं, एंड उनसे जवाब मांग सकते हैं, ठीक है। ये चीज होती है क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, ठीक है। एंड एक्सेस मोर इन्फॉर्मेशन, एंड वो उनको सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है वो मिलता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉलिसी से। इट इंक्रीज पॉलिटिकल अवेयरनेस, जिसने पॉलिटिकल अवेयरनेस बता दी, लोगों को पता चलने लगा, ठीक है, कि भाई ये पॉलिटिकली हमारी कंट्री में हो क्या रहा है। बट ऑल्सो एक्सपोज द फेलियर ऑफ द सोवियत सिस्टम। देखो, उन्होंने पॉलिटिकल अवेयरनेस तो मिल गई लोगों को, ठीक है, इस पॉलिसी के थ्रू लोगों को पॉलिटिकल अवेयरनेस मिली, बट हुआ क्या, जो सोवियत यूनियन के फेलियर्स थे ना, मतलब कि जहां जहां पर सोवियत यूनियन लैक कर रहा था, सोवियत सिस्टम लैक कर रहा था, सच एज टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में लैक कर रहा था, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी लोगों के पास, तो उनको पता चलने लगा कि सोवियत सिस्टम में कुछ फेलियर्स हैं, ठीक है। लोग अपने राइट्स के लिए क्या हो गए, ज्यादा अवेयर हो गए, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो रिफॉर्म था वो क्या था, प्रेस्ट्रोइका, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या है, रीस्ट्रक्चरिंग, मतलब कि दोबारा से बनाना, ठीक है। गोर्बाचेव ट्राई टू रिफॉर्म द इकोनॉमी बाय अलाउइंग लिमिटेड बिजनेस, लिमिटेड प्राइवेट बिजनेस एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अभी वो नेक्स्ट जो चेंज है वो किस में लेके आते हैं, इकोनॉमी में। इकोनॉमी, इसको याद रखना, रीस्ट्रक्चर मतलब किसको करना चाहते थे, किस में चेंज लेके आना चाहते थे वो, उनकी इकोनॉमी में। उन्होंने क्या सोचा कि वो क्या करेंगे, प्राइवेट बिजनेसेस को भी अलाउ करेंगे, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब कि दूसरी दूसरी कंट्री से इन्वेस्टर्स को बुलाएंगे, ठीक है। हाउएवर, बट हुआ क्या, इट लैड टू कंफ्यूजन एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ इम्प्रूवमेंट। बट इससे क्या हुआ, कंफ्यूजन होगी लोगों में, और भी ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ गई इंस्टेड ऑफ इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट कोई ज्यादा खास नहीं हुई, बट प्रॉब्लम्स ज्यादा आ गई। उसके बाद डेमोक्रेटाइजेशन एंड न्यू थिंकिंग, तो वो चाहते थे कि हमारे जो रिलेशंस है वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी क्या हो जाए, अच्छे हो जाए। एंडिंग द कोल्ड वॉर एंड इंप्रूविंग फॉरेन रिलेशंस, वो चाहते थे कोल्ड वॉर खत्म हो और हमारे रिलेशंस फॉरेन कंट्रीज के साथ कैसे हो जाए, अच्छे हो जाए। फॉरेन कंट्रीज किनको वो कंसीडर कर रहे थे, कौन सी फॉरेन कंट्रीज के साथ वो रिलेशन चाह रहे थे, यूएसए के साथ, ठीक है, और उनके साथ जितनी भी लगती हुई कंट्रीज थी उनके साथ वो क्या चाह रहे थे कि हमारे जो रिलेशंस है वो अच्छे हो जाए। इफेक्ट्स एंड कोलैप्स, अभी इस चीज का रिजल्ट क्या होता है, ठीक है। ऑल दो गोर्बाचेव वांटेड टू स्ट्रेंथन द यूएसएसआर, हालांकि जो गोर्बाचेव थे वो यूएसएसआर को क्या करना चाहते थे, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे, स्ट्रेंथन करना चाहते थे। हिज रिफॉर्म वीकेंड कम्युनिस्ट कंट्रोल, उन्होंने क्या करा, कम्युनिस्ट कंट्रोल मतलब कि सारा का सारा जो सिस्टम था उसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, उन्होंने उस सिस्टम को वीक बना दिया, कमजोर कर दिया उसको। एनकरेज्ड इंडिपेंडेंस मूवमेंट, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंस मूवमेंट को एनकरेज कर दिया, मतलब लोग अपने राइट्स के लिए अवेयर हो गए। फाइनली लैड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1991, और जो सोवियत यूनियन है बाद में वो क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, सारे का सारी कंट्रीज अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होती हैं, उसके रिजल्ट, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन के रिजल्ट क्या हुए। सबसे पहला जो हमारे पास रिजल्ट है दैट इज एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, जो कोल्ड वॉर थी वो एंड हो जाती है। Major consequence of disintegration of Soviet Union was the end of Cold War. It ended atmosphere of fear, terror and insecurity. It's insecurity, right? Security नहीं है, insecurity है ये। वहां पर जो एटमोस्फेयर बना हुआ था, फियर टेरर फैला हुआ था, मतलब जो डर बना हुआ था कि कभी भी आपके ऊपर अटैक हो सकता है, न्यूक्लियर वेपन्स बहुत सारे बनाए जा रहे थे, न्यूक्लियर अटैक्स हो रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ, वो चीज खत्म हो गई, वो एटमोस्फेयर फाइनली खत्म हो चुका था, ठीक है। उसके बाद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन एंडेड बाइपोलैरिटी, जिससे क्या हुआ, बाइपोलैरिटी। बाइपोलैरिटी क्या होता है, मतलब कि कंट्री, मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड में जब हमारे पास क्या होती हैं, दो सुपर पावर्स होते हैं। बाय का मीनिंग क्या होता है,
2, okay, of world politics, and there emerged unipolarity in world politics। और वहां पर फिर क्या आती है, यूनिपोलैरिटी आती है, मतलब कि एक ही सुपर पावर हमारे पास बच जाती है। यूनि मतलब वन, बाय मतलब टू, ठीक है, उसके बाद मल्टीपल बहुत सारी, फाइन। द यूएसए बिकेम द सोल सुपर पावर एंड नो अदर कंट्री वॉज इन पोजिशन टू चैलेंज द सुप्रीमेसी ऑफ यूएसए। यूएसए क्या बनती है, सोल मतलब अकेली सुपर पावर बनती है, और किसी भी और कंट्री के पास इतनी हम बोल सकते हैं कोई और कंट्री इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी कि वो यूएसए की सुप्रीमेसी को चैलेंज करे, ठीक है। यूएसए उस टाइम सबसे ज्यादा सुपीरियर कंट्री थी, फाइन। अनदर कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन वाज द एंड ऑफ आर्म्स रेस, एंड एट द रिजल्ट बाद में क्या होता है कि जो सोवियत यूनियन के खत्म होने से जो आर्म रेस चल रही थी, मतलब कि आज यूएसए ने वेपन बनाए, कल यूएसएसआर बना रहा है, ठीक है, ये जो रेस चल रही थी ना वेपन्स की, वो क्या होती है, वो भी फाइनली खत्म हो जाती है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन मींस एमर्जेंस ऑफ मैनी न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज बनती है डिसइंटीग्रेशन के बाद से। जित देयर वर 15 कंट्रीज इन यूएसएसआर, वो क्या बनती हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, मतलब कि इंडिपेंडेंट कंट्रीज वो लोग बना लेते हैं। शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी क्या थी, जब सारी की सारी जो कंट्रीज थी वो अलग हो चुकी थी, ठीक है, तो उनमें क्या देखने को मिला कि सभी कंट्रीज की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा नीचे जा चुकी थी, ठीक है, उनका पॉलिटिकल जो सिस्टम था वो बेसिकली कम्युनिज्म क्या होता है कि जब कंट्री में जो भी चीजें हैं वो किसके कंट्रोल में होती हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। सच एज अगर आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो भी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी, सारा का सारा जो भी सारे के सारे सेक्टर्स जो हैं वो उनको कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। सो जो कोलैप्स था किस चीज का, कम्युनिज्म का, वाज फॉलोड इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज बाय अ पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन। उनको क्या करना पड़ा, चेंज लेके आना पड़ा फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम, अथॉरिटेरियन मतलब कि तानाशाही सोशलिस्ट सिस्टम जहां पर गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी, टू डेमोक्रेटिक, फिर उनमें डेमोक्रेसी लाई गई, एंड कैपिटलिस्ट सिस्टम। कैपिटलिस्ट सिस्टम मतलब क्या, जिसमें प्राइवेट मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप, जो इन पर्टिकुलर कंट्रीज में लेके आया गया, दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक के कहने पर, एंड द आईएमएफ, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जो पर्टिकुलर मॉडल वो लोग लेके आए इन कंट्रीज को हेल्प करने के लिए, उसको क्या बोला गया, शॉक थेरेपी। सो आपको ये 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है। उसके बाद ईच ऑफ दीज कंट्रीज वाज रिक्वायर्ड टू मेक अ टोटल शिफ्ट टू अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हर एक कंट्री को उनके आगे कंडीशन क्या रख दी गई कि भाई आपको अभी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपके अभी जो भी सेक्टर्स है, एजुकेशन सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, उसको कंट्रोल कौन करेगा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स कंट्रोल करेंगे, फाइन। फॉर एग्जाम्पल कलेक्टिव फार्म्स वर टू बी रिप्लेस्ड बाय प्राइवेट फार्मिंग। देखो पहले जहां पर क्या हो रहा था, कलेक्टिव फार्मिंग हो रही थी। कलेक्टिव फार्मिंग क्या होता है कि जहां पर बहुत सारे जो लोग हैं वो एक साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है, एंड जो प्रॉफिट है वो सभी में इक्वली जाता है। उस चीज को उन्होंने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, प्राइवेट फार्मिंग के साथ। मतलब कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर फार्म को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। डोमिनेटिंग पैटर्न क्या बन गया था, प्राइवेट फार्मिंग बन गया था उधर, ठीक है, एंड कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर। क्लियर। द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट नाउ बिकेम द लीडर्स, और जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट्स थी वो अभी लीडर बन गई थी। दस गाइडेड एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ रीजन थ्रू वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, एंड इसी के ही थ्रू वो क्या करती हैं, जितने भी सेक्टर्स थे, एजेंसीज थी, ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन सभी को कौन गाइड कर रही थी, वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्री गाइड कर रही थी। कैपिटलिस्ट कंट्री जिनमें क्या था, गवर्नमेंट कंट्रोल वाला सिस्टम नहीं था। एंड वो कंट्रीज कौन सी थी, यूएसए के साथ जो भी कंट्रीज लगी हुई थी उनको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट बोलते हैं। आई होप दैट्स क्लियर। ये पॉइंट्स याद कर लेना, नोट्स बना लेना इनके, सो दैट आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आराम से लिख पाओ, ठीक है। नाउ कोलैप्स ऑफ स्टेट इंडस्ट्रीज, स्टेट इंडस्ट्रीज दैट मीन्स जिनको भी गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी वो सारी की सारी क्या थी, कोलैप्स हो गई थी, खत्म हो गई थी। द रैपिड प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन्ड कंपनीज रिजल्टेड इन द कोलैप्स ऑफ मैनी लार्ज स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्री। देखो अभी क्या था कि जितनी भी हमारी स्टेट ओन्ड कंपनीज थी, ठीक है, जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, उन वो सारी की सारी क्या थी, कोलैप्स हो चुकी थी, सारी की सारी खत्म हो चुकी थी, ठीक है। सम वर सोल्ड फॉर वेरी लो प्राइजेस, कुछ को बहुत ही ज्यादा कम प्राइजेस में बेच दिया गया। वाइल अदर डिसअपियर ड्यू टू अ लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट एंड रिस्ट्रक्चरिंग, और कुछ ऐसे ही डिसअपियर हो गई थी, मतलब कि खत्म हो गई थी, ठीक है।
हाई इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होता है महंगाई, ठीक है। सो महंगाई उस टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। द सडन रिमूवल ऑफ प्राइस कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल दैट मीन्स गवर्नमेंट सारा का सारा कंट्रोल कर रही थी, सब्सिडीज दे रही थी गवर्नमेंट। अभी उस चीज को सडनली अगर रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा? रैपिड इन्फ्लेशन होगा, दैट मीन्स महंगाई तेजी से बढ़ेगी। कॉजिंग पीपल टू लॉस देयर सेविंग, जिसकी वजह से लोगों के पास जितनी भी सेविंग्स थी सारी की सारी वो खो चुके थे, दैट मीन सारा पैसा उनका लग चुका था, ठीक है। इंक्रीज्ड इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। द रैपिड प्राइवेटाइजेशन ऑफ एसेट्स लेड टू वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन, वाइडनिंग द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों के पास काम नहीं बचा, एंड वो चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। एज इंडस्ट्रीज रिस्ट्रक्चर्ड और collapsed, a large number of people lost their job, जैसे कि जो इंडस्ट्रीज थी वो उन सभी को रिस्ट्रक्चर करा गया, कुछ कुछ को रिस्ट्रक्चर करा गया दोबारा से, मतलब उनका जो कंट्रोल था वो गवर्नमेंट से हटाकर प्राइवेट इंडिविजुअल्स को दिया गया, प्राइवेट कंपनीज को दिया गया। तो इससे क्या हुए, बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब्स भी खो दी थी, मतलब उनके पास अभी करने के लिए कोई काम नहीं था, इन सिंपल वर्ड्स, फाइन। डिक्लाइन इन जीडीपी, और पर्टिकुलरली जो जीडीपी थी सोवियत यूनियन की, उन सारी कंट्रीज की, वो भी क्या थी, नीचे आ गई थी बिल्कुल, ठीक है। द ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ कंट्रीज दैट अंडरवेंट शॉक थेरेपी, जिन्होंने शॉक थेरेपी मॉडल को एक्सेप्ट करा था, उनकी जो पर्टिकुलर जीडीपी थी वो बिल्कुल ही डाउन चली गई थी, that decreased significantly. This video a bit helpful, then don't forget to give it a thumbs up, share with your friends and subscribe to the YouTube channel, जहां पर इन फ्यूचर मैं और भी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस लेके आने वाली हूँ, दैट वुड बी रिलेटेड टू जियोग्राफी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, राइट, हिस्ट्री, सभी के जो चैप्टर्स हैं मैं अपलोड करने वाली हूँ। नाउ यू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन दैट आपको नेक्स्ट जो चैप्टर है या फिर नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो कौन सा चाहिए, मैं उस ही पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ।